हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। मतलब इसका मतलब क्या बेसिकली, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया, आरएमएस वैल्यू की बात की और एवरेज वैल्यू की बात की। क्योंकि करंट मेरा कैसा था, ऑल्टरनेटिंग था। दिस वाज माय नेचर ऑफ करंट, मींस ये पीरियोडिकली चेंज कर रहा था, जिसको मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी न्यू से चेंज करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा? साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी, वेयर दिस फ्रीक्वेंसी। अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मींस एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे करता है और एक साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है अपने, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब ये जो ईएमएफ मैं अप्लाई करूंगा, या क्योंकि जब करंट कब बनेगा, आरएमएस, जो मैंने कल बात की थी कि मेरे पास सर्किट के अंदर आरएमएस करंट है या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, वो कब बनेगा, जब मैं ईएमएफ अप्लाई करूंगा। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने ईएमएफ अप्लाई की और जो मेरे पास करंट बना है, उनमें क्या आपस में कुछ फेज रिलेशनशिप है या दोनों सेम फेज के अंदर हैं, उसकी बात मुझे डिस्कस करनी है। सो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन, पहले हम सिंपल सर्किट की बात करेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा या सिर्फ कैपेसिटेंस होगा या सिर्फ इंडक्टेंस होगा, बाद में उनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चा? तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ए रेजिस्टिव सर्किट, मींस जिसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है मैंने। अब मैंने कहा जो मैंने ईएमएफ अप्लाई की है उसको लिख देता हूं यहां पे, मैंने ये वाली ईएमएफ अप्लाई की है अभी, और वो ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसकी तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो मैंने कहा क्योंकि डायरेक्शन कभी इधर होगी कभी उधर होगी, तो मैंने कहा सपोज कर लेते हैं किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की वो ये है आई, किसी इंस्टेंट के ऊपर। अब वो जो इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट के ऊपर, वो जो इंस्टेंट है भाई, उस इंस्टेंट के ऊपर ये कुछ पोटेंशियल भी होगा, मींस वोल्टेज भी होगी। सो व्हाट विल बी योर ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा भाई, IR होगा। ये भी यहां लिख देते हैं कि भी इतना ड्रॉप है उस समय, जिस समय आप बात कर रहे हो कि करंट आई है। अब उसी समय यहां पर किरचॉफ्स लॉ लगा लो, वो क्या होगा, आप हायर टू लोअर पोटेंशियल चलते हो तो माइनस, अब जब आपने क्योंकि कहा है कि इधर को चल रहा है करंट, तो ये लोअर टू हायर है तो पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, E माइनस IR इज इक्वल, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, सारी ये ध्यान रखना। मैंने कहा किसी इंस्टेंट के ऊपर, मान लो टाइम t है उस समय करंट की डायरेक्शन ये है, तो अगर डायरेक्शन ये है, इट मींस ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहां तो मैं हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, यहां लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा हूं। अगर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो ये माइनस IR बनेगा और ये प्लस एप्सिलॉन बनेगा, तो एप्सिलॉन माइनस IR बराबर है 0, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मींस ईएमएफ इज इक्वल टू IR। व्हाट इज I? दैट इज EMF बाय R। व्हाट इज EMF? आपने कहा जी मैंने तो EMF ये वाली लगाई हुई है। अब यहां थोड़ा सा हमने आपके सिस्टम को सिंप्लीफाई किया हुआ है, अदरवाइज मुझे ये लिखना चाहिए क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, और ऐसे ही मेरा ये करंट भी है, टाइम डिपेंडेंट करंट आ रहा है, लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई कि हमें पता है उसी इंस्टेंट की बात करते हैं, हम यहां पैरामीटर T नहीं लगा रहे हैं, अदरवाइज लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए, लेकिन चलो। अब व्हाट इज I? इसको मैंने कहा ये I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने कहा वेयर I नॉट बराबर है EMF बाय R। ये मेरे पास करंट का इक्वेशन आ गई है, और ये मैंने EMF, अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ये चलो ये वाली ये मैंने अप्लाई की थी, चेक कर लीजिए दोनों का, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़कर आए हैं, क्योंकि जो मैंने आपकी ईएमएफ अप्लाई की थी वो सिंपल हार्मोनिक वाली थी। मैंने बताया था आपको कि जो ऑल्टरनेटिंग है दैट कैन बी स्क्वायर वेव, दैट कैन बी सॉ टूथ वेव, दैट कैन बी ट्रायंगुलर वेव, लेकिन मैं तो एक स्पेशल केस पढ़ रहा हूं अपना ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला, एक स्पेशल केस, और उसकी जो वेरिएशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। और अगर सिंपल हार्मोनिक
वेरिएशन है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं। तो दोनों का फेज सेम आ रहा है, यहां पर भी ओमेगा टी है और यहां पर भी ओमेगा टी है, चेक कर लो भाई, दोनों का सेम फेज आ रहा है, कोई फेज में चेंज नहीं है। अगर मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है सर्किट में, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इफ इन माई सर्किट देर इज ओनली रेजिस्टेंस, तो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद यहां से अगर आप एक और काम करें, सॉरी मैं एक गड़बड़ हो गया मेरे से, दिस इज अप्लाई, ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, जो वेरिएशन आपकी आ रही है, वो पीक वैल्यू ऑफ अपसाइलन बाय आर होगी। अगर मैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैंने कहा जी चलो, मैंने ये ईएमएफ अप्लाई की थी, साइन कर्व वाली, ये ईएमएफ मैंने अप्लाई की थी जी, राइट। आप चाहो तो थोड़ा इसको, मैंने अभी एक वेव साइकिल बनाया है, एक से ज्यादा बना लो ताकि क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। ऊपर बना देता हूं मैं उसको, यहां बना देता हूं। मैंने ये वाली अप्लाई की है, कौन सी अप्लाई किया मैंने, ये वाली, ये मैंने ईएमएफ अप्लाई की थी जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया मुझसे, लो चलो कोई बात नहीं, ये वाली ईएमएफ लाएगी। करंट भी सेम फेज में है, लेकिन देखो करंट क्या है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय समथिंग, तो करंट का एम्पलीट्यूड कम होगा, तो वो भी सेम फेज में है, लेकिन एम्पलीट्यूड थोड़ा सा उसका कम होगा। तो मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया आपको करंट, और मैंने थिक से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो दिस इज योर ईएमएफ, और ये जो डॉटेड वाली है दिस इज योर करंट विद टाइम। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो दोनों का सेम रिलेशनशिप है, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे। अब मैंने कहा अगर मैं इस रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर या इंडक्टर लगा तो दोनों ही करना है मुझे, पहले कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, इसको रब कर दें सारे को, लो देख लो, इसको रब कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अगेन वही सर्किट है, सिर्फ मैंने क्या किया, यहां से रेजिस्टेंस निकाल के ओनली कैपेसिटेंस की बात कर दी, लो जी। और कौन सी ईएमएफ लगाई है, वही वाली लगाई है जो मैंने लगाई थी किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाई थी, सेम लगा दी मैंने, कोई डाउट हो बच्चा। अब मैंने कहा अगेन सपोज कर लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट आई है, उस इंस्टेंट पे चार्ज कितना होगा, Q बाई सी होगा। और जब करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ये प्लेट पॉजिटिव और अगली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। अब करंट इधर को आ जा रहा है, जब मैं क्लोज लूप की बात करूंगा, अपसाइलन माइनस Q बाई सी बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी। और व्हाट इज योर Q, C अपसाइलन आ जाएगा। व्हाट इज अपसाइलन, ईएमएफ मतलब दैट इज अपसाइलन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दो। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज सी अपसाइलन। साइन का क्या होता है बच्चा जी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन होता है, एक इंटू ओमेगा साथ में आएगा, तो ये बन जाएगा सी ओमेगा अपसाइलन नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। और हम डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इंस्टेंटेनियस करंट, यही तो बोलते हैं इसको। तो क्या बन गया ये, सी ओमेगा अपसाइलन नॉट। अब आराम से बात कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे फेज का कंपैरिजन करना हो तो पहले मुझे इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी फेज की बात कर सकता हूं मैं, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन और कोसाइन फंक्शंस। जो लेकिन जो जिन दो वेव्स को आप कंपेयर कर रहे हो उनके आइदर दोनों में साइन हो या दोनों में कोसाइन हो, या तो इसको कोसाइन बना लो या इसको साइन। इसको कोसाइन मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको मैं सबसे कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने आपकी रेजिस्टेंस की बात की थी तो इसके साथ कंपेयर किया था, तो मुझे इसको भी यही बनाना है। लो जी, तो कॉस ऑफ, अब साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी। अब ये क्या है, एक तो मैं दो लिखता हूं यहां पर मैं, एक तो अगर मैं चेक करूं साइन ऑफ पाई बाई टी प्लस ओमेगा टी क्या होता है बच्चा जी, कॉस ओमेगा टी। और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी क्या होता है बच्चा जी, ये भी प्लस कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहां पर ये माइनस में आ गया, मुझे तो प्लस साइन ओमेगा टी के हिसाब से चाहिए ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा,
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा तो ये मेरा बन जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। फिर वो ये नहीं मैच करेंगे आपस में। इसको मैच करने के लिए मुझे फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इस केस में, फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर मेरी इक्वेशन वैसे खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये वाला फैक्टर लेना है, ये वाला काउंट करना है, ये काउंट नहीं करना है। ठीक है बच्चा जी? राइट, लो जी। और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और व्हाट इज आई नॉट? क्या बन जाएगा ये? सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, आई नॉट सॉरी। व्हाट इज आई नॉट? एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 बाय सी ओमेगा। मैंने ये शेप क्यों दी इसको? ये शेप इसलिए दी बेटा मैंने इसको, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्योंकि मुझे पता है करंट बराबर है ईएमएफ डिवाइडेड बाय समथिंग होता है, एंड दैट समथिंग इज रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो 1 अपॉन सी ओमेगा है, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है बेसिकली। ये क्या है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको बाय कैपिटल एक्स का पैरामीटर सी कर देता हूं। वेयर, यहां इधर लिख देता हूं, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा, नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस लिख देता हूं यहां पर, मींस रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब यहां से मुझे यह पता लग गया कि मेरा करंट तो जी पाई बाय 2 एंगल से आगे है। तो अगर मुझे यहां प्लॉट करना है तो यहां ऐसे चलेगा भाई। ये आपने पहले ईएमएफ बना ली। ठीक है बच्चा जी? आज फिर चेक कर लो, जो करंट आ रहा है ईएमएफ डिवाइडेड बाय समथिंग आ रहा है, बिकॉज दिस फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय समथिंग आ रहा है। अब करंट की बात करनी है मुझे। करंट क्या है? पाई बाय 2 एंगल से आगे है भाई। तो कैसे बनाए? तो बेसिकली तो कोसाइन कर्व है, तो ये आपका ऐसे बनेगा, पाई बाय 2 एंगल से आगे है भाई, और थोड़ा सा छोटा बनेगा उससे। ये कोसाइन है, ये आपका साइन, सॉरी ये आपकी अप्लाइड ईएमएफ है अब साइलन, और ये आपका करंट आ गया कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम है, अगर ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट 0 है। ये दोनों में फेज रिलेशनशिप आ गई है। मैंने क्या कहा? इस एक्ससी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं हम इसको। लेकिन इसके अंदर तो ओमेगा भी आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यही बात करते हैं। लो जी, एक्स सी की बात करते हैं। एक्स सी बराबर है 1 बाय सी ओमेगा बराबर है सी इंटू 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अगर न्यू 0 हो तो व्हाट इज एक्स सी? समथिंग बाय 0 इंफिनिटी। यही तो पढ़ा हमने आरसी सर्किट, जब हमने ट्रांजिएंट करंट की बात की थी कि जैसे स्विच को ऑन करोगे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। वहां बहुत क्वेश्चन किए थे इन स्टडी स्टेट, तो जहां कैपेसिटर लगा हुआ है वहां से करंट पास नहीं करता। वही तो बता रहा है ये क्यों नहीं पास करता। स्टार्टिंग में क्या था? रेट ऑफ चेंज था, वहां पर भी रेट ऑफ चेंज था। तो मैंने क्या कहा? जब वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था तो मैंने कहा था अब जो ब्रांच कैपेसिटर वाली है वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस वाज द रीजन। अगर यहां लिख देता हूं, इफ न्यू इज इक्वल टू 0 एक्स सी बराबर है इंफिनिटी, इफ न्यू बराबर है फाइनाइट, कुछ वैल्यू है तो एक्स सी बराबर है फाइनाइट, तब इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो कैपेसिटेंस की भी वैल्यू होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो कैपेसिटेंस का जो अपोजिशन है वो इंफिनिटी होगा। और ये मैं पढ़ चुका हूं, जो मैंने आपके आरसी सीआर सर्किट इन केस ऑफ डीसी करंट की बात की थी मैंने, जब इस चैप्टर को शुरू किया था अल्टरनेट करंट को, सबसे पहले यही बात की थी मैंने कि आरसी और एलआर और सीआर सेट किए थे फॉर डीसी करंट के लिए। उनमें यही बताया था कि करंट शुरू में पास करेगा और फिर जब स्टडी स्टेट में जाके करंट जाना बंद कर देगा। इसका मतलब ये हो गया। अब फिर दोबारा चलते हैं।
यहां पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ प्लॉट करना है तो फ्रीक्वेंसी 1/न्यू है। लो जी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपका एक्ससी है। और जो पहले रेजिस्टेंस वाला केस था वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वहां तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, वहां तो एप्सिलॉन बाई आर आ रहा था, वहां तो कोई था ही नहीं रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इसमें रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गया है, चेक कर लो। अब अगर मैं यहां पर इंडक्टर लगा दूं तब क्या होगा, तो मैं इक्वेशन लिख लूं जरा थोड़ी सी। ये चलो अभी बाद में समरी बना देंगे, इसकी समरी बना देंगे, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चले आगे, नेक्स्ट देखो, इसको रब कर देते हैं सारे को। अब मैंने क्या कहा कि मैंने रेजिस्टेंस की बात भी कर ली, मैंने कैपेसिटेंस की बात भी कर ली। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैंने यहां पर इंडक्टर लगा दी जिसकी इंडक्टेंस L है, ये ग्राफ भी मैं यहां प्लॉट करके रख लेता हूं, शायद मुझे कहीं बनाने पड़ जाए बाद में। तो ये XC है और ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। लो जी, अगेन मैंने क्या कहा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एट एनी इंस्टेंट करंट आई है। जब करंट इधर को फ्लो कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, एक बैटरी बनती है, वो इसको अपोज करती है, तो क्या आएगा सर्किट के अंदर, दिस माइनस di/dt इज इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, क्योंकि करंट आपका ऐसे ग्रो कर रहा है तो यहां क्या बनेगी, एक फिक्टिशियस बैटरी बनेगी EMF वाली, जो उसमें ड्रॉप कितना होगा, L/di/dt, उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके। ये सोर्स ऑफ EMF के हम पढ़ के आए हैं सारा। तो आप देखो यहां मैं हायर टू लोअर जा रहा हूं तो माइनस साइन आ गई, यहां फिर लोअर टू हायर, क्योंकि मैंने इसको इधर पॉजिटिव मान लिया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये पॉजिटिव आ गई। और यहां से अब साइलन मींस EMF इज इक्वल टू L/di/dt, और di/dt इज इक्वल टू अब साइलन बाय L इज इक्वल टू अब साइलन नॉट साइन ऑफ ओमेगा t बाय L, और di इज इक्वल टू अब साइलन नॉट बाय L साइन ऑफ ओमेगा t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यह I बन जाएगा बच्चा जी, एप्सिलॉन बाय L आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है बच्चा जी, हाँ जी, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट। सॉल्व करके आ जाएगा ये एप्सिलॉन बाय L ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मुझे फिर साइन में कन्वर्ट करना है, अभी सारी चीजें पढ़कर आया हूं मैं। क्या करेंगे जी, लो जी, तो व्हाट इज I इज इक्वल टू अब साइलन बाय L ओमेगा। इसको पहले साइन बनाएंगे तभी बात बनेगी, चेक करते हैं। अभी मैंने किया था साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा 2 साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, दोनों ही कॉस ओमेगा टी के बराबर आ रहे थे। मुझे तो माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए, मुझे तो माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए। अब अगर मैं इसको उठाऊं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसके अंदर, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और ये क्या होता है, अभी मैं पढ़कर आया, अभी किया मैंने, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये कॉस ओमेगा टी है और ये भी कॉस ओमेगा टी है, देख लो बच्चा जी, ये भी कॉस ओमेगा टी है, देख लो ये भी कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। लेकिन ये किसके बराबर है, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 के बराबर है, ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। ये भी कॉस ओमेगा टी, ये भी, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, ये वाला कॉस ओमेगा टी है, लेकिन मैं अब इसको इधर से सॉल्व कर रहा हूं। इसका मैंने माइनस बाहर ले लिया, पहले इसको माइनस को पहले लिखा, माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, माइनस बाहर ले लिया, ओमेगा टी माइनस π/2। अब चेक करो, इसको उठा के माइनस को यहां, या चलो दो स्टेप करते हैं, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। इसका मतलब मैं यहां पर I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय L ओमेगा
क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कोई डाउट हो। और इसको मैं यहां लाइन लगा देता हूं बीच में, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और व्हाट इज आई नॉट, वेयर आई नॉट बराबर है एसाइन नॉट बाई एल ओमेगा। यहां पर फिर व्हाट इज करंट, ईएमएफ बाय समथिंग, दैट समथिंग इज योर, पहले क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मींस इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसको कहां करें, यहां कर देते हैं, या इस वाले को सारे को रब कर लेते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे, मैं इसको भी रब नहीं करना चाहता, इसको रब कर लेते हैं फिर, लो जी इसको रब कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या आप ये भी कह सकते हो कि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहां पर अब इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, इसको और ईएमएफ को, चेक कर लीजिए, आपका करंट पाई बाय 2 से पीछे है, आज आपका करंट पाई बाय 2 से पीछे है। लो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं फिर, अब जो पाई बाय 2 से पीछे है उसको यहां ड्रॉ कर देते हैं, पाई बाय 2 से पीछे है। तो ये मेरे पास बच्चों जी ईएमएफ है, राइट। अब करंट पीछे है, मींस यहां से करंट शुरू होगा, आज करंट पीछे है बच्चों जी, ध्यान रखना, करंट पीछे है आज, देख लो चेक कर लो, करंट पीछे रह गया आज। तो ये आपका ईएमएफ है और ये आपका करंट है, कोई डाउट हो बच्चा जी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो व्हाट इज एक्सएल, बराबर है एल ओमेगा है बच्चा, या ओमेगा एल है, एक ही बात है, इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। अगर डीसी सर्किट है फॉर डीसी, या इफ न्यू इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज एक्सएल, 0। यही तो बताया था वहां पर भी आपको कि इन स्टडी स्टेट आपने इंडक्टर लगाई है या नहीं लगाई है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यही कारण था वहां पर भी। इफ न्यू इज इक्वल टू फाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, एक्सएल भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो जब डीसी करंट के अंदर, इसका मतलब इंडक्टेंस जो है उसमें से इजीली करंट पास कर जाता है और कैपेसिटर आपका ब्लॉक कर देता है, शुरू में चार्ज होगा फिर ब्लॉक कर देगा करंट को, उस आर्म में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो इंडक्टर की, शुरू में वो अपोजिशन देगा ये वाली, लेकिन बाद में जब वो फुली मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी आपकी एनर्जी, तो वो क्या करेगा, उसको विदाउट एनी रेजिस्टेंस पास करवा देगा। यही शायद मैंने एलआर और सीआर सर्किट के अंदर फॉर डीसी करंट के लिए बात की थी आपके साथ सारी, लेकिन वहां मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस समय। मैंने यही कहा था कि इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर जो है ब्लॉक करेगा, उस आर्म में से करंट नहीं जाएगा। इन स्टडी स्टेट आपने इंडक्टर लगाई या नहीं लगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें वो अब यहां के क्लियर होती हैं, कोई डाउट हो बच्चों। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है भाई जैसे से, और क्या, दिस इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल। अब ये तो थ्योरी पढ़ ली, अब इसको समरी बना के आगे न्यूमेरिकल में यूज करना है, और आगे और भी मैंने काम करना है, समरी बनानी पड़ेगी मुझे सबसे पहले इसकी। लो जी इसको सारे को रब करो, समरी लिख रहा हूं मैं इसके सारे की। अभी ये कैपेसिटर इंडक्टर की बात भी कर दी मैंने, अब इनकी एक समरी बना लेते हैं बेटा और फिर बात करते हैं, राइट। लो जी समरी के हिसाब से क्या बनेगा उसको देखते हैं। लो सबसे पहले मैंने बात की आपके साथ एक रेजिस्टिव सर्किट की, जिसमें मैंने ईएमएफ लगाई हुई है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर मैंने बात की कैपेसिटिव सर्किट की, जिसके अंदर सेम ईएमएफ लगाई हुई है साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर मैंने बात की आपके साथ इंडक्टर की, जिसमें अगेन मैंने सेम ईएमएफ लगाई हुई है, एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा। एल है ये, सी है और ये आर है, ठीक है बच्चा जी।
यहां मैंने क्या कहा, करंट बराबर है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां मैंने करंट क्या कहा है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और यहां मैंने क्या कहा है, आई बराबर है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पर जो मेरा करंट आया हुआ है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट बाय आर है। यहां जो मेरा करंट है, पीक करंट की बात कर रहा हूं मैं, बाय एक्स सी है। यहां जो मेरा आई नॉट है वो है एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स एल। करंट तो तीनों में सेम बता रहा हूं मैं, लेकिन जो करंट का फॉर्मूला है उसमें नीचे आर आ रहा है, इसमें नीचे एक्स सी आ रहा है, इसमें नीचे एक्सएल आ रहा है। अब मैं अगर एप्सिलॉन तो मेरे को सेम दिया हुआ, इसका मतलब आराम से सुनना मेरी बात को, जो करंट है ये जो अगर कैपेसिटर मिल रहा है तो करंट कितना जा रहा है, पाई बाय 2 से आगे जा रहा है। अगर इंडक्टर मिल रहा है तो करंट पाई बाय 2 से पीछे जा रहा है। ये मैंने पढ़ लिया है, लिख भी है सारे, यहां पर देख लो। इसका मतलब वो क्या कहता है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई आपको कि अगर जो रेजिस्टेंस है, अगर मैंने यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस सपोज कर लिया है, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, इसको डॉटेड बना देता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, जो ये एक्स सी है उसको मुझे अलोंग वाई एक्सिस मींस पाई बाय 2 एंगल आगे सपोज करना पड़ेगा, मींस दिस इज 1/c ओमेगा, और यहां पर मैं साथ साथ एक्स सी भी लिख देता हूं, ये है। और यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ये पीछे चला गया है, दिस इज योर एक्सएल बराबर एल ओमेगा। तो यहां पर जो आपके पास फेज, अब जो मैंने कहा था फेज डिफरेंस, यहां जो फेज है वो माइनस पाई बाय 2 का है, और यहां पर फेज कितना है बच्चा जी, प्लस पाई बाय 2 का। चेक कर लो। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैंने उल्टा बनाया, नहीं, मैंने बिल्कुल सीधा बनाया, अभी बना रहा हूं मैं, अभी थोड़ा थोड़ा आगे लेके चल रहा हूं मैं इसको। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूं, वो जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने वेक्टर मान लिया, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, जस्ट फॉर, वैसे वेक्टर रेजिस्टेंस वेक्टर नहीं, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन अपने आप को मैंने, क्योंकि जब आगे कंप्लेक्स सर्किट की बात करूंगा तो मुझे ऐड भी करने पड़ेंगे, तो वहां कैसे ऐड करूंगा, ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा फिर मुझे। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सपोज कर लिया इसमें दोनों सेम फेज में है, तो दोनों को, क्योंकि अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया तो ये भी अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया। इसके अंदर मैंने क्या कहा, सिर्फ इसने इसके एंगल को पाई बाय 2 से आगे ले गया, इसका मतलब ये वेक्टर क्या कर रहा है, इसको पाई बाय 2 से आगे लेके जा रहा है, ये क्वांटिटी उसको मैंने उधर रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर पीछे ला रहा है, पीछे कर दिया। देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? लेकिन ये सिचुएशन कब है, जब मुझे ईएमएफ दी हुई है और मैं करंट की बात कर रहा हूं, जब मुझे ईएमएफ दी हुई करंट की बात कर रहा हूं। अब सिचुएशन ये भी आएंगे आपके पास कि आपको करंट दिया हो और आपको ईएमएफ की बात करनी होगी, ये सिचुएशन भी आएंगी, फिर करते हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैंने अभी क्या कहा था कि इधर कोई आपके पास वी आर नॉट है, इधर कोई आपका करंट है, ये तो करंट माना मैंने आर। अब ये अब धीरे धीरे क्लियर करूंगा, ये कौन सा करंट था, पीक करंट था। ठीक हो गया, आराम से बात करते हैं। आपने कहा जब अब मुझे वोल्टेज दी हुई है, सॉरी मुझे करंट दिया हुआ, अब मैं करंट का फेज मुझे फिक्स कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के फेज बताने हैं मुझे। अब ध्यान से देखो, मुझे करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट कहां इसके अंदर आगे है, तो वोल्टेज पीछे होगी, कितने से, पाई बाय 2 से। वोल्टेज पीछे मींस नेगेटिव, दिस इज योर VCO पाई बाय 2। चेक कर लो, यहां आ जाओ, करंट कहां है, पीछे है, तो मींस वोल्टेज कहां है, आगे है, VLO। तो अगर मुझे, हां जी बच्चा जी, तो अगर मुझे दिया हुआ है करंट, तब मैं, सॉरी वोल्टेज, तब मुझे ऐसे निकालनी है फेज रिलेशनशिप। अगर मुझे दिया हुआ है करंट, तब मुझे ऐसे निकालनी है फेज रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है मुझे इस बात को, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आपकी बुक्स में ऐसे काम किया हुआ सारा, तो मैंने पहले बेसिक रूल्स सेम रखा सारा, तो आपको क्लियर किया है कि भाई अगर आपको ईएमएफ दी हुई है और करंट के फेज की बात करनी है तो वो ऐसे निकलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको करंट भी दिया होगा, रिलेशनशिप आपको निकालनी होगी वोल्टेज की, तब ये चलेगी मेरी फिक्र। यहां मैंने वोल्टेज को क्या कर लिया है, हां जी, करंट को बेस मान लिया है, कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की फेज डिफरेंस बता दी है। यहां मैंने आपकी वोल्टेज को फिक्स कर लिया था, दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट, उसको फिक्स कर लिया था, सब में एप्सिलॉन नॉट इधर है,
और मैंने करंट का फेज बताया, तो यू कैन से लाइक दिस, ये करंट है। अब मैं और कर देता हूं, और देखो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ये दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, एकदम नहीं क्लियर होती चीजें कभी भी। तो चेक कर लो, ये फेज है, यहां पर ही करंट आ गया आपका, इसमें ये ईएमएफ वही सेम रखी मैंने, करंट आगे चला गया कैपेसिटर में, उसमें पीछे आ गया। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो अगर आपको फेज, आपको करंट दिया हुआ है, तो मैं ये फिगर यूज करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे ईएमएफ दी हुई है और मुझे करंट निकालना होगा, तो मैं ये फिगर यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ऐसे भी अब इस फिगर में इन टर्म्स ऑफ करंट भी बना सकता हूं। वो चलो मैंने बनाई रखी है, यहां पे दोनों को ऐड कर, तीनों को ऐड कर लो बस। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? अब फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तीनों का इकट्ठा भी बना देता हूं मैं। लो जी, ये तो आपके पास आर है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास एक्सएल का ग्राफ है, और ये आपके पास एक्ससी का ग्राफ है। चेक कर लो भाई, यही तो था, तीनों के ग्राफ इकट्ठे कर दिए मैंने। अब यहां पे आर ऑब्लिक एक्ससी ऑब्लिक एक्सएल। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल से कंसेप्ट जल्दी क्लियर होता है चीजों का। हम अब उसको करके देखते हैं। ठीक है बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो? मेन सिर्फ ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। मैंने कहा बुक्स में ऐसे भी काम किया हुआ है, बुक्स में ऐसे भी काम किया हुआ है, तो यू शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर कि अगर आपको वोल्टेज का फेज दिया हुआ है, करंट का निकालना है। अगर आपको करंट दिया हुआ वोल्टेज का फेज निकालना है, तो देख लो एग्जैक्टली उल्टा होगा फिगर, देख लो, चेक कर लो। यहां पे करंट आगे था, तो वहां करंट का वोल्टेज कहां होगी, पीछे रहेगी, क्योंकि करंट फिर फिक्स हो गया यहां पर। यहां मैंने वोल्टेज फिक्स कर ली थी अपनी। तो कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक 25 मिली हेनरी की आपके पास इंडक्शन कॉइल है, और ये सोर्स के ऊपर लगाई हुई है 25 मिली हेनरी, और जो सोर्स है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है सोर्स। ठीक है बच्चा जी? फाइंड नंबर 1 इंडक्टिव रिएक्टेंस, मींस XL निकालना है। नंबर 2 पीक करंट निकालना है। नंबर 3 RMS करंट भी निकालना है भाई, सारे काम करने हैं भाई। RMS करंट, तीनों काम करने हैं। अब मैं तो ये पढ़कर आया E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये पढ़कर आया अभी, लेकिन मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे दिए। जब ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी तो आपको ये बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि ये RMS वैल्यू होती है। तो व्हाट इज पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट? हाँ जी, क्या हो जाएगी? 220 इंटू √2 हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि ये आपको RMS वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना, दिस इज RMS वैल्यू ऑलवेज जब लिखते हैं दैट इज RMS वैल्यू। ठीक है, अब मुझे पहले निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले तो XL निकालना है भाई, क्या होगा वो? L ओमेगा। L कितना है बच्चा जी? 25 मिली हेनरी, ओमेगा 2 पाई, न्यू कितना है बच्चा जी? 50 हर्ट्ज है। तो ये बन गया 25 इंटू 10⁻⁻⁻ इंटू 100 पाई। ठीक है बेटा जी, तो ये बन गया 2500 पाई इंटू 10⁻³ और 2.5 पाई। ये आपके पास क्या आएंगे? ओम्स आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये ध्यान रखना बच्चा जी, यूनिट्स ओम्स वाले आते हैं इसके। कहो तो आपको प्रूव कर देता हूं मैं। लो जी, व्हाट इज एक्स, यही नीचे करते हैं, व्हाट इज XL बराबर है L ओमेगा बोल रहे हो बच्चा? अच्छा जी, व्हाट वाज L अगर आपको याद हो, -E डिवाइडेड बाय DI/dt, यही तो था इंड्यूस्ड EMF। अब साइलन इज इक्वल टू -L DI/dt। तो व्हाट इज L? मैग्नीट्यूड वाइज एप्सिलॉन बाय DI/dt इनटू 2 पाई न्यू।
अब आराम से एप्सिलॉन बाय डी आई, ठीक है जी, ये डी टी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इनटू डी टी, और इसके क्या होते हैं 1 बाय टाइम होते हैं, तो ये खत्म हो गया। डी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम होती है। तो व्हाट इज वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस आ गया, चेक कर लो, डायमेंशन रेजिस्टेंस वाली है इसकी। ऐसे ही 1/c ओमेगा की डायमेंशन भी रेजिस्टेंस वाली है, वो भी प्रूव कर दूंगा जब न्यूमेरिकल आएगा साथ साथ। तो लो जी, तो ये क्लियर हो गया। मुझे मैंने क्यों, या चलो उसको लिखा रहने दो। अब मुझे क्या काम करना है बच्चा जी, नंबर 2 पीक करंट निकालना है। व्हाट इज आई नॉट, क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल हो जाएगा। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, 220√2 डिवाइडेड बाय 2.5 पाई, ये क्या आ जाएंगे, एम्पियर आ जाएंगे। जो भी वैल्यू आएगी मैंने क्या लेना है, कैलकुलेट तो कर ही सकता हूं मैं। अगर कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करके 311 आ जाता है, ये 311 डिवाइडेड बाय 2.5 पाई, ठीक है। ये रफली 3.14 होता है, तो ये 100 बाय 2.5 आ गया, रफली 100 बाय 2.5 या 1000 बाय 25 मींस नियरली 40 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। नियरली वर्ड लगा दिया मैंने, पीक करंट। अब वो कहता है आप मुझे आरएमएस करंट भी बताओ, वो भी निकाल देते हैं। तो इसको यहां निकाल, ये पीक करंट हो गया बेटा जी, ये आपका मैंने एक्सेल निकाल दिया। थर्ड, व्हाट इज आई आरएमएस इज इक्वल टू ईएमएफ आरएमएस बाय क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। सो दैट विल बी 220 डिवाइडेड बाय 2.5 पाई मींस क्या आ जाएगा भाई, चेक कर लो। ये चाहे आप यहां से निकाल दो, पीक करंट पता लगा क्या, व्हाट इज आरएमएस, पीक बाय √2, चाहे वहां से कर दो, एक ही बात है, सिचुएशन वही आएगी। देखो √2 से √2 कट गया, यहां पर बात वही आएगी अल्टीमेटली। तो ये आपके पास आई आरएमएस आ जाएगा, थर्ड केस। ठीक है बच्चा जी, जो भी आएगा यू कैन कैलकुलेट इट, कोई दिक्कत नहीं, इतने एम्पियर आ जाएगा ये, कोई डाउट। देख लो बच्चा जी, अगर एग्जैक्ट करना है तो वो भी कर देते हैं। सो दिस इज 220 डिवाइडेड बाय 2 या 2200 कर दो, इंटू 25 कर दो, इंटू 3.14 कर लो, तो 2200 डिवाइडेड बाय 25 4 100, बैलेंस 10 रह जाएगा, तो 35 3 78, तो ये बन जाएगा 78.50 बन जाएगा रफली। इसको 80 मान लो तो ये आपका 27-28 एम्पियर आ जाएगा बस। ठीक है बेटा, तो क्या बन रफली 27-28 एम्पियर आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, तो दिस इज योर आई आरएमएस। कोई डाउट? उसने कहा, अब देखो उसने जो क्वेश्चन दिया, अभी उसने स्टैंडर्ड वेवफॉर्म नहीं दिया आपको, जो पहले यूज करता आ रहा है। यही मैंने जब न्यूमेरिकल किए थे आरएमएस में बताया था कि ये मेरे को सिस्टम दिया हुआ है, तो ये आरएमएस वैल्यू है, पीक निकालनी पड़ेगी पहले, ये सारा काम करवा लिया। आगे चलें, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैरेड का, एक कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स, अगेन वही है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है बच्चा जी, फाइंड नंबर 1 XC मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या निकालना है मुझे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है भाई। एक तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस XC निकालना है। नंबर 2 पीक करंट निकालना है भाई। नंबर 3 वही RMS करंट निकालना है भाई। एक काम को और करना है, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, what is the effect on above parameters? What is the effect on above parameters means उसका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पीक करंट चेंज होगा या नहीं होगा, आरएमएस वैल्यू चेंज होगी, वो सब बात करनी है हमारे।
सबसे पहले तो मुझे एक्स सी निकालना है 1/c ओमेगा, यही होता है बच्चा जी। व्हाट इज सी? 15 माइक्रोफैरेड, तो 15 इंटू 10⁻6 इंटू 2 पाई इंटू 50, ठीक है बच्चा जी। तो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, ये 100 1500 पाई आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा, 2 कट जाएंगे, 10⁻4/15 पाई। ये इतने ओम्स आ गया। और इसको भी चेक कर देता हूं, व्हाट इज एक्स सी? 1/c ओमेगा। व्हाट इज सी? हाँ जी क्या था सी? Q इज इक्वल टू सी वी, तो व्हाट इज सी? Q/V इंटू ओमेगा इज 1/टाइम, तो Q/T क्या होता है? करंट होता है। तो I/V बन गया, ऊपर जाके V/I आ जाएगा। अगेन क्या बन गए? ओम्स बन गए, रेजिस्टेंस के यूनिट्स बन गए। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कोई डाउट हो? इसको रब कर लें, कोई डाउट हो बच्चा जी? 15 माइक्रो ओम है, तो 15 इंटू 10⁻⁻6 2 पाई न्यू 50 है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा 100 पाई, नीचे 1500 पाई आ जाएंगे, तो 10⁻6/1500 पाई या फिर 10⁻4/15 पाई, ये आपका एक्स सी आ गया। नेक्स्ट पीक करंट, तो व्हाट इज आई नॉट? दैट इज क्या आएगा भाई? एप्सिलॉन नॉट बाय √2। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये तो मैंने क्या बता रखा है? आरएमएस वैल्यू है। सो 220 सॉरी बाय एक्स सी, 220 √2 बाई एक्स सी। एक्स सी कितनी आ रही है भाई? 10⁻4 और ऊपर चले जाएंगे 15 पाई। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बता रखा 311 होती है रफली, 311 इंटू 15 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10⁻4। आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। मैं इसको कर रहा हूं 3.11 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 100, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसका मैंने 100 यहां लिख दिया और डिवाइडेड बाई 10⁻4। ये रफली 10 के बराबर होता है, तो 10 1000, तो ये 15/10 आ गया रफली। चेक कर लो भाई, चेक कर लो बच्चा जी। रफली 1 अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूं, 1.5 एम्पियर का रफली अप्रॉक्सीमेटली। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये 1.47 आएगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपको कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूं। सो दिस इज माय पीक करंट। व्हाट इज योर आरएमएस करंट? वो क्या होता है बच्चा जी? इसको थर्ड को कहां निकालें? ये सेकंड हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, थर्ड ऊपर निकाल देते हैं। व्हाट इज आई आरएमएस? क्या है भाई? आई नॉट बाई √2, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.414। अब 1.5 डिवाइडेड बाई 1.414, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो चलो अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर कर देता हूं मैं, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लगा दिया मैंने, 1 एम्पियर। ठीक हो गया बच्चा जी? अब मैंने फ्रीक्वेंसी जब डबल की तो क्या होगा? देखो, फ्रीक्वेंसी डबल करने से आपका जो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आधा हो जाएगा। अगर वो आधा हो जाएगा तो पीक करंट भी डबल हो जाएगा और आपका वो भी डबल हो जाएगा। चेक कर लो बच्चा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका, नीचे फ्रीक्वेंसी आ रही है, डबल करने से क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। अगर आधा हो जाएगा तो आपका पीक करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग आपका आरएमएस करंट भी क्या हो जाएगा बच्चा जी? क्योंकि वो डिपेंड करता है पीक करंट की, वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक 2 हेनरी की आपके पास इंडक्शन कॉइल है, 2 हेनरी की। इसको लगाया मैंने अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वो मुझे उसने क्या दिए आज? 10 साइन ऑफ 10t प्लस π/6। ये मैंने ईएमएफ अप्लाई की है इसके अंदर, इस हेनरी के अंदर। फाइंड नंबर 1, क्या क्या निकालना है भाई? पहले तो वही इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लो।
इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस एक्स एल निकालना है। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू इंडक्टर निकालो। नंबर 3, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालो। आज करंट वो स्टैंडर्ड जो लिखते हैं वो वाला नहीं है, जो आर्टिकल में किया वो वाला करंट है। कोई डाउट हो बच्चा आपको? देख लो बच्चे जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको सारे में? मैंने क्या कहा, आपके पास एक 2 हेनरी की इंडक्शन कॉइल है, उसके अक्रॉस आपने ये वाली ईएमएफ लगा दी है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पहले जो क्वेश्चन किया था वो स्टैंडर्ड वाला था 220-50 हर्ट्ज। अब यहां सब कुछ पूछ रहा है आपसे वो। जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूंगा तो मैं पूरा फेज भी पूरा बताऊंगा, मुझे फेज भी पूरा बताना पड़ेगा। लो जी, अभी हम क्या पढ़कर आए हैं, ये मेरा आर था और ये मेरा एल ओमेगा था, क्योंकि मुझे ईएमएफ दी हुई है, करंट का फेज बताना है। अभी पढ़कर आया हूं मैं, करंट लैग्स बिहाइंड, क्योंकि ये मैंने बनाया है रेजिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी मान के π/2। और करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ, हां जी, ये वाला फेज जो दिया हुआ मेरे को 10t प्लस π/6, ये तो सारा दिया हुआ है, इससे π/2 से पीछे लाई करेगा -π/2। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे ये निकालना है, तो पहले सबसे पहले मैं क्या, मतलब ये मेरा क्वेश्चन बन गया, मुझे करना क्या है। ये वाला मुझे ईएमएफ दिया हुआ है, ये वाला करंट मुझे निकालना, अभी चीजें सारी करूंगा। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सएल नंबर 1 के ऊपर, बराबर है एल ओमेगा। एल कितना है बच्चा जी, 2 हेनरी। ओमेगा कितना है, देखो साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा कितना है, 10 है। तो 20 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, पहली बात। एल ओमेगा, ओमेगा सीधा दिया हुआ है, ओमेगा टी है ये, ओमेगा टी। एक्सएल मेरे पास आ गया। व्हाट इज योर आई नॉट, अब साइलन नॉट बाय एक्सएल, ये मेरी थ्योरी कहती है। व्हाट इज अपसाइलन नॉट, 10, क्योंकि दिस इज अपसाइलन नॉट, मैंने इससे कंपेयर करना है। अगर दिस इज 10/20, तो क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर का करंट है जी। तो बन गई इक्वेशन। तो I इज इक्वल टू 0.5 साइन ऑफ 10t। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज π/6, क्या होता है, 180/6, 30 डिग्री -90 डिग्री, क्या बन जाएगा, -60 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके -π/3 आ जाएगा। और नहीं वैसे इसको सॉल्व कर लो, अगर एंगल में नहीं, अगर वैसे तो दिस इज योर π/6 माइनस π/2 इज इक्वल टू, एलसीएम 6 आ जाएगा बच्चा जी, 1 - 3, तो ये क्या बन जाएगा, -2π/6 माइनस π/3 आ जाएगा। वही तो आ गया ऊपर, चेक कर लो, चाहे सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा सा उससे कर लिया एंगलों से, वो थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल था, मैंने वहां से कर दिया। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन भी आ गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया मेरे पास, वो ऊपर आ गया था, ये रहा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया। 2 काम तो हो गए भाई, ये पहला काम था और ये सेकंड काम मैंने शुरू किया, ये यहां तक चला। थर्ड क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो व्हाट इज आई आरएमएस, ये मैं पढ़ कर आया हूं, दैट इज I0/√2। I0 कितनी है भाई, 0.5 है, अभी तो किया आपने, डिवाइडेड बाय 1.414 है, ठीक है जी। तो ये बन गई 1/2.828, तो क्या बन जाएगी ये 0.3 बन जाएगी रफली, ये आपके आरएमएस। अब इस क्वेश्चन में देखो, मुझे ईएमएफ दिया हुआ था, मैंने कौन सा लगाया, वेक्टर डायग्राम लगाई है मैंने, रेजिस्टेंस वाली लगाई है, क्योंकि मुझे करंट का फेज बताना था। रेजिस्टेंस वाली डायग्राम लगाई है मैंने, एल ओमेगा नीचे था और एक्स सी आपका ऊपर था, रेजिस्टेंस की वेक्टर डायग्राम लगा ली मैंने। चेक कर लो कि जो करंट है वो मेरा कहां होता है, मेरी वोल्टेज से पीछे होता है।
कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, ये मैंने लगाया है एक सोर्स के अक्रॉस लगाया है बच्चा जी, जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 10 sin t, इसके क्रॉस लगाया है। अगेन नंबर 1 आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है बच्चा जी। नंबर 3 आरएमएस करंट निकालो, नंबर 4 एवरेज करंट भी निकालना है ओवर हाफ साइकिल भी पूछ रहा है एंड फुल साइकिल भी पूछ रहा है। वो याद करवाना चाह रहा है कि आपको चीजें पुरानी याद है, भूल गए हो आप, सारे काम करना है। अभी कर हटे हैं कि मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो व्हाट वाज द एक्स सी, करंट कहां होता है? आगे होता है भाई, देख लो कैपेसिटर में आगे होता है। तो मेरी करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 10t प्लस पाई बाई 2, करंट आगे होता है भाई इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक हो गया। अब तो मुझे बस ये निकालने है ना, पहले बेसिक काम तो कर लिया ना मैंने अपना, बस अब मुझे क्या निकालना है? एक्स सी निकालना है, 1/c ओमेगा, 1/c कितना भी 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ओमेगा 10 दिया हुआ भाई आपको, ठीक है जी। तो ये 10⁵ आ गया भाई, इतने ओम्स का आपका वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंस्टेंटेनियस करंट, तो व्हाट इज आई नॉट, क्या होता है भाई? वो यही होता है बच्चा जी एप्सिलॉन नॉट बाय दिस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? 10 आ रहा है डिवाइडेड बाय 10⁵ और ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर का करंट बन जाएगा। आप चाहो तो इसको 200 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या 20 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो दिल करता है वो करो, लेकिन लिखने पड़ेंगे यूनिट्स वहां साथ में। अगर यूनिट्स नहीं लिखने तो बेस्ट है एम्पियर में छोड़ो इसको। चलो ठीक हो गया, दोनों कर दिया काम। अब करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, साइन ऑफ 10t प्लस पाई बाई 2। कोई डाउट हो बच्चा? ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन भी आ गई आपकी, कोई डाउट हो? थर्ड आरएमएस करंट, थर्ड पार्ट, व्हाट इज आई आरएमएस? आपने पता है आई नोट बाई √2। आई नोट कितना है भाई? 20 मिली एम्पियर है, तो 20 गड़बड़ कर दी मैंने यहां पर, 20 नहीं आएगा, गड़बड़ कर दी है यहां पर, 0.2 आएगा, तो इसको बेटर है कि माइक्रो एम्पियर बना लो, 200 माइक्रो एम्पियर, वो बेटर है बेटा जी, मैंने गड़बड़ कर दी है, 200, तो दिस इज 200 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय √2, तो ये 200 डिवाइडेड बाय 1.414 माइक्रो एम्पियर, ठीक है जी। क्या बनेगा रफली? इसको रफली बना देते हैं ना, क्योंकि अब तो ये 14 1 14 बैलेंस बच जाएगा 6, 14 4 14 1 14, 40 से डिवाइड कर रहे हैं और बैलेंस 6 आ जाएगा, 60, 14 4 56, 4 43 तो ये रफली 143 माइक्रो एम्पियर। मैं अप्रोक्सीमेटली बात करता हूं हमेशा, मैंने एग्जैक्ट तो फिर मुझे कैलकुलेटर चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 143 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा भाई आरएमएस वैल्यू। अब कहते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या थी भाई? थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस, व्हाट इज आई एवरेज ओवर ए हाफ साइकिल? 2/π ऑफ आई नोट था बच्चा जी, और 0.637 ऑफ आई नोट था, ये सॉल्व करके 0.637 ऑफ आई नोट। आई नोट कितना है बच्चा जी? 200, या इसको ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, आई नोट, तो ये बन जाएगा 0.637 इंटू 200 माइक्रो एम्पियर, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा
सॉल्व करके आ जाएगा ये 2 7 14 6 7, तो ये बन जाएगा रफली आपका 12.74 माइक्रो एम्पियर। 12.74 माइक्रो एम्पियर। एक मिनट दोबारा चेक कर ले बेटा जी, तो ये डेसिमल यहां नहीं, 127.4 माइक्रो एम्पियर ये बन जाएंगे आपके। ठीक है बच्चा जी। ओवर ए फुल साइकिल, ये फोर्थ, ये था हाफ साइकिल पे, और फुल साइकिल पे कितना होता है एवरेज, ये हम पढ़ कर आए हैं 0 होता है भाई। ओवर ए फुल साइकिल कितना होता है बच्चा जी, 0, ये भी पढ़ कर आए हैं हम। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, देख लो बच्चा जी। चले आगे, एक आधा और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। एक कैपेसिटर है अगेन 5 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। अब जो करंट फ्लोइंग है वो दिया हुआ है आपको 5 साइन ऑफ 50t प्लस π/6, ये करंट दिया हुआ है आपको आज। नंबर 1 फाइंड XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये बतानी है भाई मुझे। ध्यान रखना करना क्या है मुझे, आज उल्टा काम करवा लिया। अभी बताया था आपको कि अगर आपने निकालनी है फेज रिलेशनशिप किसके लिए, रेजिस्टेंस करंट, अगर आपको वोल्टेज दिए करंट निकालना था तो मेरे पास उसके लिए रेजिस्टेंस वेक्टर डायग्राम थी। लेकिन आज मुझे क्या करना है बच्चा जी, वोल्टेज की बात करनी है। तो ये क्या थी, VRO थी, ये VCO थी। क्योंकि वोल्टेज जो है, जो करंट है उससे पीछे होती है या करंट आगे होता है, एक ही बात है। दोनों बना लेता हूं डायग्राम में। अगर करंट वाली बात कर रहे थे तो आप ये R था और ये XC था। करंट में करंट आगे था तो वोल्टेज पीछे आ गई, देख लो अपने आप। दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं आपको। पहली बात तो मुझे वोल्टेज की बात करनी है। V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, जो दिया हुआ है आपको। चलो लिख देता हूं सारा मैं, क्या है वो 50t प्लस π/6 माइनस π/2। बी केयरफुल, यही चीज मेन है बस, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। वो वेक्टर डायग्राम मेरी किसके लिए, करंट के लिए। ये वेक्टर डायग्राम किसके लिए, मेरी वोल्टेज के लिए है। दोनों में मुझे क्रिस्टल क्लियर हो चाहिए मुझे, क्योंकि अगर वोल्टेज दी हुई है तो करंट निकालना होता है, अगर करंट दिया तो वोल्टेज निकालनी होती है। चलें आगे, लो जी। सबसे पहले तो XC निकाल लो भाई। अब XC क्या होगा, 1/c ओमेगा। 1/c कितना भाई, 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 × 10⁻⁶। ओमेगा कितना भी 50, ठीक है जी। तो ये 10⁶/250 आ गया। 3 निकाल लो इसके अंदर से, मीन्स 1000 निकाल लो, तो ये 4 × 10⁻³ ओम्स आ जाएंगे। क्योंकि 1000 से 4 बन जाएगा और 3 बच जाएंगे, वो 10⁻³ बच जाएंगे। मतलब मैंने यहां ऐसे ही किया मेरा बेटा जी, इसको ऐसे कर लिया और 10⁻³ कर लिया, डिवाइडेड बाय 250 किया, ये सॉल्व करके 4 आ गया। दैट इज 4 × 10⁻³ ओम्स। मैंने ऐसे सॉल्व किया इसको, ठीक हो गया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालनी है, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो व्हाट इज V, ये क्या हो जाएगी, अब ε0/XC हो जाएगी, साइन ऑफ ओमेगा टी मीन्स 50t। दिस इज π/6 माइनस π/2। तो π/6 कितनी होती है, 30 माइनस 90 60 रह गया, मीन्स π/6। π/6 कोई डाउट हो बच्चा जी, सॉरी π/3, ठीक हो गया। व्हाट इज अब ε0 कितनी दी हुई है, अब यहां गड़बड़ हो जाएगी। अभी रुक जाओ। पीक करंट दिया हुआ है, व्हाट इज पीक करंट, अब ε0/XC। तो व्हाट इज अब ε0XC × I0। व्हाट इज XC, अभी आपने निकाला है 4 × 10⁻⁶। व्हाट इज I0, 5।
तो सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ वोल्ट आ गया भाई। देखो छोटी छोटी बातें, मैं भी गड़बड़ करने जा रहा था। तो एप्सिलॉन नॉट निकल गई, तो पीक वैल्यू निकल गई, तो व्हाट इज ईएमएफ, कहां है ईएमएफ की इक्वेशन बनानी है। अच्छा कोई बात नहीं, ईएमएफ की इक्वेशन मैं स्टैंडर्ड ये लेके चल रहा हूं, तो यही लेके चलते हैं, ईएमएफ अप्लाइड। तो इसको कहां लिखें, आपकी मर्जी है, ये मेरी इक्वेशन है, जहां चाहो वहां लिख लो। इसको टॉप पे लिख दे, एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁴ वोल्ट, ठीक हो गया जी, साइन 50t। मैंने क्या कहा था, ये π/6 मीन्स 180/6 30 डिग्री, माइनस 90 माइनस 60 डिग्री मीन्स माइनस π/3। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो इसको। तो मैंने आपको जो वेक्टर डायग्राम है, ये मेरी रेजिस्टेंस वाली है, मींस इसमें करंट का फेज बताता हूं, वोल्टेज दी हुई है मेरे को, इसमें मैं वोल्टेज का फेज बताता हूं, करंट दिया हुआ मेरे को। तो मुझे क्रिस्टल ये मैं ये नहीं कर सकता कि कहीं कुछ बनाऊं कहीं कुछ बनाऊं, तो मेरे को एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। इफ करंट इज गिवन, सॉरी वोल्टेज इज गिवन, दिस इज फॉर करंट फेज, इफ करंट इज गिवन दिस इज फॉर द वोल्टेज फेज। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको याद, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो दोनों डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।